तो भाई बाबा जी की बूटी का कमाल चालू है और आज फिर आ गए हैं आपके सामने वो बाबा जी की 5 बूटी लेकर चैप्टर 2 में, जो कि है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड स्पॉटिंग द ट्रेंड्स इन द मार्केट। मंत्रा चल रहा है या जवान? तो भाई लोग पहले टॉपिक पे आते हैं और वो आ जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब देखो यार, मैं अगर तुम लोग को बहुत ही बोरियत तरीके से पढ़ाऊंगा तो वैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, तुम लोग बोर हो जाओगे। तो चलो समझना चालू करते हैं कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है क्या बिजनेस वर्ल्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप में। तो होता क्या है, सिंपल सी बात है, एक रोड ब्लॉक है आपके सामने। रोड ब्लॉक मतलब रास्ता रुका हुआ है, ठुल्ले खड़े हुए हैं ये मान लो, और वहां पे आप आगे निकलने का रास्ता समझ नहीं पा रहे। मतलब आपको आगे निकलना है लेकिन वो आपको फोर्स कर रहा है एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। रोड ब्लॉक है मतलब कॉन्फ्लिक्ट होना ही है, वहां जाके आपको लड़ना ही है और वहां से कोई ना कोई सोल्यूशन आपको निकालना ही है, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो एक बैरियर की तरह सामने खड़ी हो गई है सिचुएशन जो आपकी है। और जब कोई एंटरप्रेन्योर ऐसी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को समझ जाता है, उस रोड ब्लॉक को समझ जाता है, उस प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई कर लेता है, अच्छा मैं इसीलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि ऐसा ऐसा मेरे साथ होता चला आ रहा है, यही तो प्रॉब्लम है, यही चीज है, मेरे चुएड़े में नमक ज्यादा है इसलिए मेरा चुएड़ा बिकता नहीं है। As soon as you identify the problem, that becomes your problem identification in entrepreneurship। और फिर पता है आप क्या करना चालू करते हो, आप आइडिया जनरेशन चालू करते हो। मतलब बाबा जी की बूटी #1 जो है ना, वो इसी चीजों को डीप में बता रहा है आपको कि जैसे ही आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आपके आइडिया जनरेशंस चालू हो जाते हैं। एंड कोई कॉमन सेंस तो होगा जिस कारण से आइडिया जनरेशंस का एक बेस बनता है। हम ऐसा सोच रहे हैं, हम वैसा सोच रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है। कई लोग मार्केट ट्रेंड के हिसाब से मूव ऑन करते हैं। जैसे बीच में मोबाइल फोन स्टैंड्स का बड़ा ट्रेंड चला था, तो हर कोई मोबाइल फोन स्टैंड्स बनाने में लगा हुआ था, अगर आपने देखा हो तो। बीच में आया, लोग भर भर के सैमसंग के फोन खरीद रहे हैं, तो लोगों में दिखने लगा था कि सैमसंग के फोन ही बिक रहे हैं, तो भाई मुझे भी सैमसंग का फोन लेना है। ऐसे ही कंपनी एनालाइज करती है मार्केट ट्रेंड, और फिर आपने देखा होगा सैमसंग के जैसे दिखने वाले काफी सारे फोन मार्केट में आने लगे थे। जैसे आईफोन के काफी क्लोन्स, आईफोन 10 के काफी क्लोन्स जैसे आजकल मार्केट में आते हैं। दैट इज व्हाट ट्रेंड इज। फिर उसके बाद आते हैं कंज्यूमर की जरूरतें। हमारे भारत में लोग चटपटा खाने के बड़े शौकीन होते हैं। आई नो कुछ लोगों को स्वीट भी पसंद है, लेकिन चटपटा वाले तो भाई तुम जानते ही हो कि भारत में भरे पड़े हैं। ये होती है एक तरह की कंज्यूमर नीड। लोग जानते हैं, प्रोड्यूसर्स, एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं कि कंज्यूमर की नीड है, कंज्यूमर स्पाइसी प्रोडक्ट्स खाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग उनका आइडिया जनरेशन चालू होता है। यार कुछ ऐसा बनाओ जो स्पाइसी भी हो लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो, कंज्यूमर उसे आसानी से एक्सेप्ट कर ले। कई बार भाई डिस्कवरी थ्रू एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने तो ऐसी ऐसी चीजें देखी है कि समझ में नहीं आता, माइंड ब्लोन हो जाता है कि क्या है ये चीजें। जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका, एक फिजिट स्पिनर जैसी चीज होती है, उसका कोई सेंस नहीं था, उसकी कोई बात नहीं थी, लेकिन बस हाथ में रखा और घुमाना चालू कर दिया, मजा आता था। सो कई चीजों का तो जो एक एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आइडेंटिफिकेशन हो जाता है या आइडिया जनरेट हो जाता है, वो भी आज के टाइम में एक तरीके का आइडिया माना गया है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। मे बी आप उस आइडिया को लेके कभी चल ही नहीं रहे थे, बट वो आइडिया एकदम से ऑल ऑफ अ सडन बाय एन एक्सीडेंट आ गया। और कई बार हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं और एक डिवीजन हुआ करती है बिजनेस के अंदर, अगर आपको पता हो, वो होती है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां पे हम तरीकों से पता करते हैं कि कैसे नए आइडियाज और जनरेट कर सकते हैं। हम बहुत सारे वेज एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, ये पहले इलेक्ट्रिक कार्स को देखते थे और टेस्ला जब काम कर रहा था तो बोलते थे ये क्या है, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे CNG वगैरह आया था ना, वो फेल हो गया था, वैसे ये भी फेल हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, बिजली से कोई गाड़ी चलाएगा, कार चलाएगा, पागल हो क्या। और आज देखिए जो ऑटो एक्सपोज बाहर हो रहे हैं, उसमें मर्सिडीज और BMW जैसी कंपनीज ही इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च करने पे उतारू हैं, बिकॉज दे नो हाउ सक्सेसफुल टेस्ला इज गेटिंग। तो भाई आइडिया जनरेशन की तो बात हो गई यार, लेकिन आखिर ऐसी कहां की फील्ड्स हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनसे हम आइडिया लेकर अपने प्रोडक्ट को और मे बी सुपीरियर बना सकते हैं, या मे बी वो जो प्रॉब्लम में फंस गए हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। तो पहला आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। यार ये जो पतंजलि है ना यार, इसने भसड़ मचा रखी है यार।
साबुन से लेके शैम्पू से लेकर मतलब केलॉग्स तक सब कुछ उन्हें ही बनाना है। जो देखा नहीं यार वो पतंजलि का मिलेगा। मतलब इससे एक बात बहुत अच्छे से पता चलती है कि पतंजलि मार्केट को समझ चुका है। हमारा भारत का जो मार्केट है वो नेचुरल रिसोर्सेज से काफी करीब है। जो हमारी सभ्यता संस्कृति रही है वो नेचुरल रिसोर्सेज से काफी करीब है और हम एक ऐसी लाइफस्टाइल ढूंढते हैं जहां पे सारी चीजें हर्बल हो, नेचुरल हो। हमारी माताश्री को ले लीजिए या पिताजी को ले लीजिए, जहां पता चला ये चीज हर्बल है, नेचुरल है, ले लेके खिलाएंगे। च्यवनप्राश ठूंसे दे रहे हैं, मुंह में खिलाना है। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि ये चीजें सेहतमंद होती हैं। और आप एज ए एंटरप्रेन्योर इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, इसमें आइडियाज ढूंढ सकते हो, क्योंकि इंडियन मार्केट पोटेंशियल रखता है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि हम उसको एनकरेज करते हैं और प्रमोट करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट पे अगर आए कि आइडिया जनरेशन कहां से हो सकता है या कौन सी फील्ड से हो सकता है, तो वो होती है हमारी खुद की प्रोडक्ट लाइन, हमारी खुद की सर्विसेज। अंग्रेजी में बोलूं तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मतलब अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो पोटेंशियल रखता है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, तो मैं उसे ग्रो करूंगा ईयर बाय ईयर। मोबाइल फोन्स की आप एक मार्केट सेगमेंट जो देख रहे हैं उसमें तो ये हर साल देखने को मिलता है। हर साल नया फोन लॉन्च होता है उस पर्टिकुलर कंपनी का, जिसे वो नाम देते हैं क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नई चीजें, एक नया रिवोल्यूशन। ये चीजें बताती हैं कि अगर आप फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, तो आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको चीजों को नया करके दिखाना पड़ेगा। इससे फायदा क्या मिलता है? आप कंपटीशन में बने रहते हो, यू ऑलवेज कीप अप विद द कंपटीशन। इसके अंदर का सब पॉइंट 1 हो गया ये कि अगर आप अपने ही प्रोडक्ट से इंस्पिरेशन ले रहे हो, बार बार अपनी ही सर्विस को इंप्रूव कर रहे हो, तो आप कंपटीशन में बने रहते हो, आप मार्केट लीडर भी बने रह सकते हो अगर आप जानते हो कि मार्केट को टैकल करना कैसे है। फिर इससे आपको हर साल एक बूस्ट मिलता है, जो सेकंड सब पॉइंट पे आते हैं इसी के अंदर का, कि आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होने लगती है, हर साल एक बूस्ट लेके आती है, क्योंकि आपने कुछ रिफ्रेशिंग किया है, कुछ नया किया है, जो बाकी लोग मे बी हिचकिचा रहे हैं, मे बी उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो चीज आप कर रहे हो भाई। फिर ठीक है यार, अपने प्रोडक्ट से उतनी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, मतलब आप बहुत डिलेमा में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जैसे Xiaomi एक ब्रांड है जो शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फोकस में था, एक डायरेक्शन में जा रहा था, कुछ नया करके दिखा रहा था। और फिर उसने हाथ पकड़ा आईफोन का, और वो बन गया जो मैं अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, मार्केट या फिर डिमांड ड्रिवन आइडियाज पे। Xiaomi इंडिया के बारे में एक चीज समझ गया कि हम लोग आईफोन्स को लेके काफी ज्यादा सोचते हैं। आईफोन्स मतलब हमारा स्टैंडर्ड यहां से यहां, मतलब दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, शक्ल नहीं है, लेकिन यहां से यहां, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो यहां पर हमारे इंडिया में वो ट्रेंड देखने को मिला, और तब Xiaomi ने जब वो चीज पकड़ी तो हर फोन उसका आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि iPhone 10 का कॉपी करके रखा हुआ है, क्योंकि Xiaomi एक चीज समझ चुका है, वो आइडिया ले चुका है कि अगर मार्केट इंडिया जैसा है तो वो चीज बेचो जो चलती है, जो बिकती है। और इसी को बोलते हैं मार्केट या फिर डिमांड ड्रिवन आइडियाज। आपने मार्केट देखा, मार्केट एनालाइज किया, और जो मार्केट में चल रहा है वो बेचना चालू कर दिया। फिर आते हैं सर्विस सेक्टर रिलेटेड आइडियाज। आज के टाइम पे जो नए नए वेंचर्स ओपन हो रहे हैं वो सर्विस सेक्टर को लेके अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे रेस्टोरेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या नई नई थीम्स पे खुल रहे हैं, क्या नए नए आइडियाज पे खुल रहे हैं। जैसे कि यार अब जेल की थीम बना दी, नहीं तो काफी लोगों ने देखा है कि फ्रेंड्स के कंसेप्ट पे, जो एक सीरियल था उसके कंसेप्ट पे उन्होंने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बना दिया है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरीके से अट्रैक्टिव सर्विसेज देकर वो कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो मार्केट में चलता भी है। और यहीं पे हम आइडियाज के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि कहता है कि क्रिएटिव एफर्ट, कुछ नया करो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ यूनिक करो, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया है। वो इसी चीज से तो आता है कि जैसे सर्विसेज आप दे रहे थे, सर्विसेज में कुछ नया ट्राई कर रहे थे, ऐसे ही मे बी आप प्रोडक्ट में भी कुछ इनोवेशंस लेके आओ, कुछ नया करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि मार्केट लीडर आप बनो, और वो एक ही तरीके से हो सकता है कि आप हमेशा कुछ क्रिएटिव, मे बी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, टोटली कंप्लीटली नहीं तो कुछ ऐसा जो मार्केट से थोड़ा तो डिफर करता है, ये करना आपके लिए जरूरी है। तो भाई ये तो हो गया हमारा आइडिया, यानी कंसेप्ट कहां से लेके आओगे, कौन कौन से सोर्सेस से लेके आओगे। चलिए मूव ऑन करते हैं बाबा जी की बूटी #2 पे। #2 के अंदर हम बात करने वाले हैं कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है,
और ये अगर आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, अब हम एक स्टेप आगे जाएंगे कि इसमें प्रोसेस क्या होता है। पहले तो देख लिया कि लास्ट है भाई, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया और हाँ अप्रोच चालू कर दो कि काम करना है। लेकिन अब देखेंगे कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद होगा क्या क्या और शुरुआत कैसे होगी। चलो सोच लिया यार हमने, सबसे पहली स्टेप तो हो ही जाएगी ये कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया। हमने सोचा हम तो बनाएंगे भाई चप्पलें, चप्पल बनानी है नीली और सफेद कलर की। तो फिर सोचना पड़ेगा क्या एप्लीकेशन और क्या यूज है, क्या हमारे भारतवर्ष में चप्पलों की महत्वता है, क्या यूज की जाती है चप्पलें, या फिर वो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है भी या नहीं है। मतलब ठीक है भाई चप्पल बनाएंगे लेकिन कोई खरीदेगा भी या नहीं खरीदेगा। जैसे ठीक है अभी तो हम सस्ती चप्पल बना रहे हैं तो हमें मालूम है कि ठीक है एप्लीकेबल है, लोग यूज भी करेंगे, लेकिन सोच के देखो अगर हमने बनाए 40,000 के जूते भारत के अंदर, कोई मार्केट ही नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते इंडिया जैसी कंट्री में इतना महंगा जूता पहनना, और किसी भी कंट्री में फॉर गॉड सेक। तो पहले स्टेप में आपने देखा कि आपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है। दूसरे में आपने देखा कि क्या वो एक्चुअल में एप्लीकेबल है रियल लाइफ में, क्या उसका यूज रियल लाइफ में है। ये चीज भी आप देखोगे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर। फिर आप देखोगे लेवल ऑफ ऑपरेशंस उसके लिए कैसे चाहिए। मतलब अगर मुझे नीली सफेद चप्पल बनानी है तो मुझे कितना लेबर रखना पड़ेगा, कितना लेबर अपॉइंट करना पड़ेगा, कितने स्टेप्स में मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये सारी चीजें भी मेरे लिए कंसर्न है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट स्टेप आती है और वो कहती है कि कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट देखो कि इतनी सारी अगर स्टेप्स होंगी, लेबर होगा, ये होगा, वो होगा, तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आती है। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे कमाना तो पैसा ही है, क्योंकि मार्केट में नेक्स्ट स्टेप कहती है मेरी कि मुझे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो मैं लेबर अगर देखूंगा कि ये हैं स्टेप्स, ये हैं, उसके बाद अगर मैं देखूंगा कॉस्ट भी इतनी आ रही है, तो फिर कंपटीशन कैसे फेस करूंगा भाई। इसलिए तो मुझे यह भी देखना जरूरी है कि क्या मैं कंपटीशन फेस भी कर पाऊंगा इतना कुछ करके, सफेद और नीली चप्पलें बना के। और चलो कंपटीशन में चले भी गए, करने भी लगे, अंधाधुंध कंपटीशन है, तो कहीं मैं आगे जाके नेक्स्ट स्टेप पे ना फंस जाऊं, जो है टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। कई बार यह हो जाता है कि भाई रबर है, चप्पल बना देंगे, नीला कलर भी तैयार कर लिया है, सफेद तो था ही पहले से, लेकिन मार्केट में जो रबर वाली चप्पलें अवेलेबल है ना, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, और आपने जो बनाई है वो पत्थर जैसी बन रही हैं। तो क्या लोग आपकी चप्पलें पहनेंगे, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। यानी यहां पर भी आपको यह देखना है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करते टाइम कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ना आ जाए कि आप फंस के रह जाओ। और फाइनली अगर सारी दुविधाओं से निकल गए, आपको लगता है कि चलो पहला साल था, सब फेस कर लिया है, अल्टीमेटली एक चीज ध्यान रखना कि आपका एनुअल टर्नओवर और प्रॉफिट मार्जिन वो आखिरी स्टेप होगी जो ये बताएगा कि आप इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे। जब तक पैसा नहीं तब तक कुछ नहीं। मतलब पैसा होना जरूरी है, टर्नओवर अच्छा होना चाहिए, हाई रेट पे होना चाहिए। अगर कॉस्ट ज्यादा है, टर्नओवर भी हाई है, प्रॉफिट नहीं भी हुआ, चल जाएगा। लेकिन अगर टर्नओवर लो है थोड़ा बहुत भी, तो प्रॉफिट मार्जिन हाई होना चाहिए, वरना जब बेचोगे नहीं, प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं है, तो मार्केट में क्या करोगे, वही चप्पलें पहन के घूमोगे का। तो भाई अगर वो चप्पल पहन के बैठ गए हो तो चलिए बाबा जी की बूटी #3 में एंटर होते हैं, मार्केट असेसमेंट। असेसमेंट कहता है कि आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है, मार्केट कैसे चल रहा है, कौन क्या खरीद रहा है, कौन क्या ले रहा है, और अगर आप एज अ न्यू फर्म एंटर होते हो तो क्या आप वहां पे सक्सेसफुल हो गए या नहीं। तो बेसिकली आप मार्केट को अभी एनालाइज कर रहे हो, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है और वो है क्या मार्केट में डिमांड है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट डिमांड। ठीक है मैंने प्रोडक्ट बना दिया, लोगों को पसंद भी आ गया, लेकिन कितने लोग डिमांड कर रहे हैं उसको, 2, 8, 10, 2 लाख, 2,000, 20,000, ये आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा आप मार्केट में सर्वाइव करोगे या फिर नहीं करोगे। क्योंकि सिलेक्टेड कस्टमर सिलेक्टेड टाइम खरीदेगा, और न्यूमरस कस्टमर्स होंगे, बहुत सारे होंगे, वैरायटी वाले होंगे, तो वो रेगुलर खरीदेंगे, खरीदते चले जाएंगे, नए कंज्यूमर्स जुड़ते चले जाएंगे। तो आपको डिमांड को देखना सबसे पहले पॉइंट में बहुत ज्यादा जरूरी है यार। फिर आपको यह भी देखना है कि आपकी सप्लाई क्या है। मतलब पॉइंट नंबर 2 में अगर मैं आता हूं इसके अंदर असेसमेंट में, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आप मार्केट में कितना सप्लाई कर रहे हो। क्या आपकी सप्लाई सफिशिएंट इनफ है कि मार्केट में वो सप्लाई आप करने के बाद सेटिस्फाइड हो कि जितने भी कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं आप उनको सप्लाई कर पा रहे हो। और साथ में यह भी देखना कि फ्यूचर में कहीं कोई कॉम्पिटिटर्स और तो नहीं आ रहे हैं, या उन कॉम्पिटिटर्स की सेल तो ज्यादा नहीं है और आप चुंदू सी सेल करके खुश हो। मतलब बात सीधी है,
कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ये भी देखना कि आप कंपटीशन में भी लीडर हो, वो भी बहुत जरूरी है। तो आप असेसमेंट करते टाइम ये देखोगे कि आपकी सप्लाई कितनी है, साथ साथ में कॉम्पिटिटर्स की कितनी है, और कहीं फ्यूचर में कॉम्पिटिटर्स और आके और सप्लाई करके आपकी सप्लाई को तो कहीं कम नहीं कर देंगे, ये भी आपको देखना जरूरी है। और यहीं पे वो तीसरा फैक्टर काम करने लगता है, क्योंकि सप्लाई काफी हद तक मैं अगर बोलूं तो इन्फ्लुएंस होती है कि मार्केट में प्राइसिंग क्या आप चार्ज कर रहे हो और क्या आपको जेन्युइन प्राइसेस मिल रही हैं, क्योंकि आपकी कॉस्ट भी उतनी ही इन्वॉल्व है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ। यानी कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें मार्केट असेसमेंट करते टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको यह देखना है कि आपका प्रोडक्ट फेयरली और जेन्युइनली प्राइस्ड है, और वो जेन्युइन प्राइस आपकी कॉस्ट को भी निकाल पा रही है, क्योंकि अगर नहीं निकालेगी तो अगेन आप लॉसेस में चले जाओगे। और भाई लॉसेस किसको अच्छे लगते हैं, फिर से बोलें तो चप्पल पहन के थोड़ा घूमना है भाई। और लास्ट पॉइंट में कहा जाता है प्रोडक्ट इनोवेशन एंड चेंज, यानी आपके प्रोजेक्ट की बात कर लें या आपके प्रोडक्ट की बात कर लें, दोनों में इनोवेशन और चेंज जरूरी है। मतलब एक मामूली सी अगरबत्ती भी अगर आप बेचते हो तो उसमें भी इनोवेशन होना उतना ही जरूरी है जितना आपकी चप्पलों में इनोवेशन होना और उसको लाइट वेट बनाना है, क्योंकि कस्टमर मांगता है हर बार कुछ नया, और अगर आप उसे नया नहीं दोगे तो कंज्यूमर विल गेट बोर्ड और वो आपका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देगा। इसलिए कुछ भी ले लो, मतलब सड़ी से सड़ी चीज अगर मार्केट में आज के टाइम पे बिकती है ना, तो बोलते थे अब और भी ज्यादा तीखा, मतलब क्या कानों से खून निकलने लगेगा। विम बार अब 100 नींबुओं की शक्ति वाला, मतलब खाने में अगर नींबू नहीं डाला है तो दाल में विम बार निचोड़ दो, मजा आ जाएगा। भाई प्लीज ऐसा मत करना, सिर्फ सरकाज़म था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी बाबा जी की बूटी हैशटैग। अब आखिरी बात कर लेते हैं, मतलब सेकेंड लास्ट की बात कर रहा हूं मैं, कि अब आपको यहां पर इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आएगा, वो है ट्रेंड स्पॉटिंग। गाय थी का? अच्छा हाँ, तो जैसा हम बात कर रहे थे कि ट्रेंड स्पॉटिंग के अंदर आप क्या देखेंगे। ट्रेंड स्पॉटिंग का मतलब होता है एज एन एंटरप्रेन्योर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये देखना कि आज के टाइम पे मार्केट में चल क्या रहा है। मतलब कंज्यूमर अगर मार्केट के अंदर डिमांड कर रहा है तो वो क्या मांग रहा है मार्केट से। क्या वो चाह रहा है कि यार कुछ अच्छा मिले, सस्ता मिले, या कुछ तड़कता भड़कता चमकीला मिले। ये आपको एज अ ट्रेंड स्पॉटर देखना पड़ता है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप ट्रेंड स्पॉटर कैसे कहलाए? सबसे पहले आप ट्रेंड्स को पढ़ना चालू करिए। बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, और एक जो एंटरप्रेन्योर होता है एक वो बहुत अच्छा रीडर होता है। जैसे इंडिया में आज के टाइम पे थोड़ा वीडियो कल्चर है, ऐसे ही पहले रीडिंग कल्चर भी था, जो कि आज भी है, मैं मना नहीं कर रहा। काफी ऐसे सिंसियर लोग हैं भाई जो आज भी रीडिंग पे उतना ही बिलीफ रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इससे आपको एक मार्केट पता चलता है एनालिसिस के थ्रू कि मार्केट ट्रेंड क्या दिखा रहा है और डिमांड किस चीज की ज्यादा है। फिर एक चीज आती है टॉक ट्रेंड्स, मतलब किस चीज के बारे में आजकल ज्यादा बातें हो रही हैं। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था पहले कि आईफोन के बारे में, या फिर भाई मैं बड़ा सुनता रहता हूं स्नैपचैट के बारे में। तो हाँ भाई, हाँ यार स्नैपचैट कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, रोज फोटो खींच के भेजो क्योंकि जरूरी है तुम्हारी शक्ल किसी और को देखना, मेरे को नहीं है किसी और को होगी। वो होता है टॉक ट्रेंड। इंस्टाग्राम हो गया भाई के हाँ यार, मतलब घर पे पता नहीं कैसे पड़े हैं लेकिन हाँ फोटो बहुत अच्छी खींच के वहां पे पोस्ट करनी है। टॉक ट्रेंड्स, ये चीजें चलती हैं मार्केट में, और जो चीजें चलती हैं वो चीजें बिकती हैं, इसलिए आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है। और फिर एक आता है इसके बाद वॉच ट्रेंड। वॉच ट्रेंड का मतलब होता है गंभीरता से देखना कि मार्केट में चल क्या रहा है। आप सुन नहीं रहे, आप पढ़ नहीं रहे, आप एनालाइज कर रहे हो। जैसे आजकल देखने को मिलता है कि यंगस्टर्स में बाइक्स का बड़ा क्रेज होता है, कार्स का बड़ा क्रेज होता है, मोबाइल फोन्स का बड़ा क्रेज होता है। ये चीजें कहलाती हैं वॉच ट्रेंड्स के अंदर। यंगस्टर्स को एंटरप्रेन्योर बनने में बड़ा मजा आ रहा है, उन्हें नए नए वेंचर्स खोलने में बड़ा मजा आ रहा है, क्रिएटिविटी में बड़ा मजा आ रहा है। ये चीजें होती हैं वॉच ट्रेंड, जब एक एंटरप्रेन्योर बैठ के देखता है कि मार्केट आखिर वर्क कैसे कर रहा है। जैसे इंडिया का मार्केट देखा जाए तो 10 to 20,000 का जो एक रेंज होता है रुपीस का, इसमें मोबाइल फोन्स बड़े बिकते हैं। 30 से 50,000 के रेंज में एसीज बड़े बिकते हैं, और 50 से 70,000 रुपीस की रेंज में टीवीज काफी बिकती है। ये एक वॉच ट्रेंड है, आप देख रहे हो चीजें तब आपको समझ में आ रही है। और इन्हीं सब की खिचड़ी को बोला जाता है थिंक ट्रेंड्स। मतलब वॉक, टॉक और शॉर्ट जो ट्रेंड्स थे, मतलब ठीक है चलो मैं बता रहा हूं। रीड, टॉक और वॉच ट्रेंड्स को मिला दिया जाए और उसके बाद सोचा जाए कि भाई इनका कंक्लूजन क्या है। इनका कंक्लूजन आता है
बेसिकली थिंक ट्रेंड के अंदर कि आप इससे एक परसेप्शन एज एन एंटरप्रेन्योर बनाते हो और जानते हो कि फ्यूचर में वो चीजें आने वाली हैं जो कोई आज के टाइम पे सोच भी नहीं सक रहा। यानी आपकी सोच कहलाती है थिंक ट्रेंड। और याद रखना, अपनी गट फीलिंग से कभी भागना नहीं। दिल सोचता है और दिमाग करता है, इनको मिला दो और आप एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है, एक लास्ट छोटी सी बाबा जी की बूटी #5 बची हुई है, चलिए बूटी करते हैं। आखिरी हमारी बूटी कहती है क्रिएटिविटी। बोला जाता है क्रिएटिविटी इनोवेशन को लीड करती है। दैट मींस अगर फर्स्ट स्टेप कुछ होती है इनोवेशन में तो वो होती है आपकी क्रिएटिविटी, आपका थिंकिंग प्रोसेस। और इससे आपके लिए ओपन हो जाते हैं नए नए वेंचर्स। आप कुछ नया कर सकते हो, आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आज तक हुआ ही नहीं है, और आप एक ऐसी मैसिव डिमांड क्रिएट कर सकते हो जो किसी ने आज तक देखी ही नहीं है। तहलका लेके आ सकते हो अगर आप इनोवेटिव हो, अगर आप क्रिएटिव हो। तो ये प्रोसेस क्या होता है? आखिर क्रिएटिविटी का भी एक प्रोसेस होना चाहिए। चलो देखें कि क्रिएटिविटी वर्क कैसे करती है। पहले तो एक आइडिया को डेवलप किया जाता है। अब मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने काफी बार डिस्कस कर लिया है। यू हैव टू डेवलप एन आइडिया। अच्छा, ये हो सकता है, हम ये चीज कर सकते हैं, और फिर आप उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करते हो, मार्केट रिसर्च करते हो, एनालिसिस करते हो, देखते हो उस आइडिया की प्रैक्टिकलिटी कितनी है। मतलब मैं बताऊं, अगर आप आज से 10 साल पहले कहते हैं ना कि शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाना जरूरी है, लोग बोलते हैं अरे बट कैसी बात कर रहे हैं भाई, शैम्पू लगा लिए हैं ना, धो लिए हैं, और क्या करें, बढ़िया बढ़िया चंपी करेंगे, तेल लगाएंगे। आपको समझना पड़ेगा मार्केट को कि मार्केट आखिर डिमांड करता क्या है, क्या जरूरी भी है ये सारी चीजें। तो मार्केट रिसर्च वो चीज बताएंगी कि आपकी क्रिएटिविटी से मार्केट में कितना इंपैक्ट पड़ सकता है और कितनी डिमांड जनरेट हो सकती है। इसके बाद तीसरी स्टेप पे आते हैं, वो कहलाता है इंक्यूबेशन। अब ये इंक्यूबेशन क्या है? यहां पर जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने दिमाग में सारी चीजें चला रहा है, प्लस एंड माइनस चल रहा है। उसने आइडिया आइडेंटिफाई कर लिया, उसने रिसर्च पे भी ध्यान दे दिया। अब वो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सोचना चालू करेगा कि बना तो देंगे लेकिन क्या प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। अच्छा, प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो भी गया तो क्या पैसा कमा लेंगे, नहीं कमा पाए तो, नुकसान हो गया तो, बैंकरप्ट हो गए तो। ये चीजें इंक्यूबेशन प्रोसेस का पार्ट होती हैं, थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट होती है। जो करता कौन है? एंटरप्रेन्योर। वो सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, ये देखता रहता है कि क्या हो सकता है, और ये पूरे थिंकिंग प्रोसेस का नाम दे दिया गया इंक्यूबेशन। फिर क्रिएटिविटी के अंदर आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन वो स्टेप होती है जब जो थिंकर है यानी जो एंटरप्रेन्योर है वो उस आइडिया को फिर से रिसरफेस करता है और अपना कॉन्फिडेंस जताता है कि नहीं यार, अब मुझे लग रहा है कि ये चीज हो सकती है, इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल सकता है, और चलो यार कुछ करके दिखाते हैं। और फिर वो उसको प्रैक्टिकल बनाने में लग जाता है, प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देता है, कोशिश करता है कि जितनी जल्दी ये प्लान इंप्लीमेंट हो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। और इसी में लास्ट स्टेप आ जाती है वेरिफिकेशन की। मतलब अब आप इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो और एक टेस्टिंग स्टेज में आ चुके हो, एक टेस्टिंग फेज में आ चुके हो, जहां पे आप ये देख रहे हो कि चलो भाई ट्राई करना तो बनता है, मेरा आइडिया है, इट्स वर्थ इट, एक बार तो ट्राई करके देखूंगा। और अब आप वाकई में उस चीज पे काम कर रहे हो रियलिस्टिक वे में, प्रैक्टिकलिटी आ चुकी है, अप्लाई कर चुके हो चीजों को, काम करना आप शुरू कर चुके हो। दैट इज द स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन। तो भाई लोग, फाइनली बाबा जी की 5 बूटी खत्म। आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मेरे से समझ लिया। मैंने आपको बोला भी है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक या ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप बहुत इन डेप्थ पढ़ो। मेरे साथ थोड़ा फन एलिमेंट लो, थोड़ा सा मजा करो, जब मैं टाइम पे बुलाता हूं तो आ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटा बजा दो ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशंस आए। वीडियो में अगर मेहनत लगी तो लाइक जरूर करना, और बाबा जी के लिए प्रसाद के तौर पे कमेंट छोड़ के जरूर जाना। और फिर हम मिलेंगे अपने #Day 3 में। तब तक के लिए